अल्टीमेटली तो स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए। तो ये सुना करते थे कि जम्मू का अपना बैंक, शुरू में बैंक बहुत अच्छा था, 90s तक ये बैंक बहुत अच्छे से चलता रहा है। यहाँ की इकोनॉमी में क्या रोल है सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक? जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं ना, ये छोटे क्लाइंट्स की तरफ कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। इनका रहता है कि हमारे पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, सॉरी टू से, लेकिन कभी भी यहाँ जम्मू कश्मीर में ना गवर्नमेंट्स ने कोऑपरेटिव सेक्टर को बड़ा सीरियसली नहीं लिया। आपने सोचा है पॉलिटिक्स में आना, एक्टिव पॉलिटिक्स में? नहीं, ऐसा एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का तो नहीं कभी सोचा, लेकिन नॉर्मली स्ट्रेट ड्राइव में आपने हमारे साथ जो गेस्ट देखे हैं वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज होती हैं या कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी आपने देखे हैं, मगर हमारी अब कोशिश ये है कि क्यों ना इसका दायरा बढ़ाया जाए, यानी कि स्ट्रेट ड्राइव को तो खेला ही जाए मगर साथ ही साथ इधर उधर ऑफ एंड ऑन पे भी थोड़ा थोड़ा खेला जाए। तो हमारे साथ कुछ शहर की नामी पर्सनैलिटीज भी होंगी, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, और ऐसे ही आज हमारे साथ हैं सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जम्मू के चेयरमैन परवीन शर्मा जी। हालांकि परवीन शर्मा जी के बहुत सारे रोल्स हैं इस शहर की इकोनॉमी को बढ़ाने में, इस शहर की एजुकेशन को बढ़ाने में, इस शहर के एक अच्छे जो ढांचा होता है उसमें, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक शहर की जानी मानी पर्सनैलिटी है। तो आज इनसे जानेंगे काफी कुछ, और आज की स्ट्रेट ड्राइव परवीन जी के साथ ही, और देखते हैं परवीन जी कितना तेज खेलते हैं सीधा। परवीन जी नमस्कार। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट ड्राइव प्रोग्राम में, और साथ ही साथ आपको बहुत मुबारक है तीसरी बार चेयरमैन बनने पर। थैंक यू। अच्छा, सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हम छोटे छोटे होते थे तो ये सुना करते थे कि जम्मू का अपना बैंक है, जैसे हम कहा जाता है ना कि जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई शहर की अपनी चीज है, और प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल होना जरूरी है। मगर फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ प्राइवेटाइज बैंक आते गए, नेशनलाइज बैंक आते गए, और कहीं ना कहीं सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक दबता गया, थोड़ा सा दबकर रह गया। खैर, ये आपसे जानेंगे सारा की कारण क्या रहे। तो पहले तो ये बताइए कि सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक है क्या, और सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक आज कहाँ खड़ा है एज कंपेयर टू बाकी जो बैंक्स हैं? देखिए, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एंड दिस इज द लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें करीब 44,000 शेयर होल्डर्स हैं। 1978 में ये बैंक बना था। जैसा अभी आपने कहा, यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी थे जिनके दिमाग में ये आया और उन्होंने ये बैंक स्टार्ट किया। शुरू में बैंक बहुत अच्छा था, 90s तक ये बैंक बहुत अच्छे से चलता रहा है। उसके बाद ये बैंक थोड़ा वीक बैंक हो गया, और 1996 से ऑनवर्ड अगर हम देखें तो इसके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग तो नहीं रहे, लेकिन आज भी जे स्पेशली जो जम्मू सिटी है ना, है तो ये इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो जम्मू प्रोविंस है, लेकिन ज्यादातर जो ब्रांचेस हैं वो जम्मू सिटी के अंदर है। तो जम्मू सिटी के अंदर जो भी क्लाइंटेल है, कोशिश कर रहे हैं उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने की। अच्छा, दूसरी एक और चीज है, थोड़ा सा आप पे आते हैं कि आपने दूसरी बार अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हो आप और आपकी टीम। क्या कारण है, आपके विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है? मतलब परवीन जी, इसका मतलब मुझे लगता है काफी सारे पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को आपसे सीखना पड़ेगा कि दुश्मन को हराना और दुश्मन को खत्म कर देना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ना, इसकी स्पिरिट क्या है? दिस इज बेसिकली पीपल्स मूवमेंट। तो इलेक्शंस होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक। इसमें होता क्या है ना, देखो बाकी बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होता है, कोऑपरेटिव्स में जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वही इसके मालिक हैं, और शेयर होल्डर्स ही मैनेजमेंट को इलेक्ट करते हैं, और वो मैनेजमेंट जो इलेक्ट होके आती है वो उस बैंक को गवर्न करती है, उसके अफेयर्स को रन करती है, जितने भी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड लेता है। तो यहाँ ये लोगों का बैंक है बेसिकली। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट की स्पिरिट है वो लोग हैं, तो इसलिए इसको दूसरे बैंक से कंपेयर करना, देखो जब आप किसी प्राइवेट बैंक में या दूसरे बैंक में, मैं तो बैंक से नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स से कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ऐसे छोटी सी, जैसे हमने बात की ना कोऑपरेटिव बैंक और विज़ अदर बैंक्स, तो मैं ये कहूंगा जब आप दूसरे बैंक में एंटर करते हैं, यू एंटर एज ए क्लाइंट। बिल्कुल। कोऑपरेटिव बैंक में आप एंटर करते हैं ना, यू एंटर एज ए ओनर, यू आर ए शेयर होल्डर एंड यू आर द ओनर ऑफ द बैंक। तो वो एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो रहती है। अब इलेक्शंस की बात करें तो मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा इलेक्शन हो, अच्छे से हो, और जितने अच्छे अच्छे लोग हैं वो कॉन्टेस्ट भी करें, ताकि एक अच्छा बोर्ड बनके इलेक्ट होके आए जो बैंक के अफेयर्स को देखे। और कोई परमानेंट तो होता नहीं, 3 इयर्स का हमारा यहाँ टेन्योर रहता है, 3 साल के बाद सब शेयर होल्डर्स को मौका मिलता है। और ये मैटर नहीं करता आपके पास कितने शेयर्स हैं, आपके पास 1 शेयर है, आपके पास 1 लाख शेयर्स है, आपकी वैल्यू सेम है, 1 मैन 1 वोट। तो इस तरह से हर कोई कंटेस्ट कर सकता है, हर कोई आ सकता है। अच्छा, नॉर्मली 2 चीजें होती हैं कि जब कोई अनअपोज इलेक्ट होता है तो एक तो पहले ये चीज होती है कि वाकई में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं, यानी कि उनके
मुकाबले में कोई दूसरा नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि कोई दूसरे को ये लगता है कि यार मैं इनको हरा नहीं पाऊंगा तो इसलिए कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। आपके केस में क्या है? देखिए कई कारण रहे होंगे। एक तो यही है कि हमारा टेन्योर जो था पिछला भी वो ठीक से निकला, और स्टाफ के साथ भी सबके साथ अच्छा है, शेयर होल्डर के साथ भी अच्छा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि हम कोई बैंक के फाइनेंशियल्स को बहुत इंप्रूव कर पाए हैं, लेकिन हमारी कोशिश है। और मैं इस बार भी अगर आया हूँ, अदरवाइज तो मेरा अपना काम है उसमें मैं बहुत बिजी रहता हूँ। आने का कारण एक ही है कि मैं इस बैंक के बारे में जानता हूँ, मुझे पता है ये इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है। मुझे लगा कोई नया आएगा तो शायद उसको थोड़ी दिक्कत होगी इनिशियली, तो इसलिए मुझे लगा मैं इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। दैट वाज द इंटेंशन कि मैं फिर से वापस आया, और पूरी टीम है हमारी, और मुझे लगता है उस टीम का भी आपने एक बात कही कि आप फाइनेंशियल्स को ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाए, आप और आपकी टीम अभी, क्या कारण है? ये मेरा सवाल एक था भी वैसे भी, क्योंकि लोकल बैंक्स जहां तक एक ट्रस्ट लोकल बिजनेसमैन पे, लोकल लोगों पे होना चाहिए, तो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाया या लोग ज्यादा नेशनलाइज्ड बैंक की तरफ जाना लगे? देखो कई कारण है यहाँ। जैसे मैंने कहा 1996 में वे बैक इस बैंक को डिक्लेयर कर दिया गया वीक बैंक, और फिर इसके फाइनेंशियल्स कभी बहुत स्ट्रांग हो नहीं पाए। अब होता क्या है कि छोटा बैंक होने के कारण हम कितना लोन दे सकते हैं उसकी लिमिट रहती है। तो जो हमारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स थे जम्मू सिटी के, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, और बैंक एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर का लोन दे नहीं सकता था। तो बहुत अच्छी अच्छी पार्टीज जो हमारे पास थी उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, इसलिए वो दूसरे बैंक्स में चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि बहुत अच्छी अच्छी पार्टीज, जम्मू के जितने भी बड़े बिजनेसमैन है ना, अगर आप उनको देखो, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर डीलिंग विद सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक। हालांकि हम तो उस वक्त नहीं थे। फिर उसके बाद 2012 में ना इस बैंक पे सैफ लग गया था, तो सैफ के कारण जो नॉर्मल बैंकिंग होती है वो डिसरप्ट हो गई। तो तब से बैंक स्ट्रगल कर रहा है, और हमारी कोशिश है कि बैंक के फाइनेंशियल्स ठीक हो जाए, और जो रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने इसके ऊपर लगाई हैं वो लिफ्ट हो जाए, ताकि बाकी बैंक्स की तरह ये बैंक भी नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशंस जो हैं उसको स्टार्ट कर सके। जम्मू की खास तौर पे हम बात करें तो जम्मू का जो, जिसको हम डुग्गर देश कहते हैं, कि जम्मू का अपने खास तौर पे 4, 5, 6 जिले, यहाँ की इकोनॉमी में क्या रोल है सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक? देखिए एक तो आप ये मान के चलिए कि जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं ना, ये छोटे क्लाइंट्स की तरफ कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। इनका रहता है कि हमारे पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो जो एक छोटा स्ट्रीट वेंडर है, छोटा कोई वेंचर अपना स्टार्ट करना चाहता है, वो कोऑपरेटिव बैंक में अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। सारा लोकल स्टाफ है, लोकल होने के कारण कहीं ना कहीं जान पहचान रहती है। तो मुझे लगता है एक जो पर्सनलाइज सर्विस है ना, वो इस बैंक में मिलती है, और ये कारण रहता है। और बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं, और बैंक के लिए भी दे आर वेरी थैंकफुल टू द बैंक आल्सो, कि बैंक ने जब उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए थे उस वक्त हेल्प की थी। जो आपने कहा, जैसे आपने बताया सैफ लग गया था 2012 में, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ा नाम भी खराब होता है। उस चीज को ठीक कर पाने में आपकी टीम का क्या रोल रहा, और कितना आप कर पाए, और कितना लोगों का ट्रस्ट वापस आ रहा है उसमें? देखिए मैं ये तो एक्सेप्ट करूंगा कि बहुत अभी हम उस फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, और उसके कई कारण रहे। कारण ये रहे कि जो आरबीआई की रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है ना, आरबीआई कहता है कि पहले आप अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करिए, फिर हम वी विल कम टू योर रेस्क्यू। तो आरबीआई कोई विंडो ऐसी देता नहीं है, तो थोड़ा स्ट्रगल तो करने हैं। उसके लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, गवर्नमेंट के साथ भी हमने टेकअप किया है, और अपने लेवल पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल्स हैं उनको इम्प्रूव करें, ताकि आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनको हटा पाएं। ट्वेंटी थोड़ा सा आपकी अपनी तरफ चलते हैं। प्रवीण शर्मा एज चेयरमैन सीसीबीएल तो हैं ही हैं, प्रवीण शर्मा एज ए चेयरमैन या डायरेक्टर एसआर कॉलेज भी हैं, जो आपका अपना बेसिकली एक शहर के अच्छे एजुकेशनिस्ट में आते हैं। पिछले 6 महीने से एक सरकार पॉपुलर गवर्नमेंट बनी, जो करीबन 6 साल बाद बनी, और इलेक्शन 10 साल बाद हुए। इस पॉपुलर गवर्नमेंट का, जिसको उमर अब्दुल्ला हेड कर रहे हैं, क्या रोल है एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, एजुकेशन को बेटर करने में, और बैंक को भी, फाइनेंशियल सेक्टर को भी बेटर करने में? कैसे देखते हैं? देखिए गवर्नमेंट ने जो अपना काम है ना उसको डिवाइड कर रखा है इनटू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, है ना। तो वो तो मिनिस्ट्रीज का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज रहती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज रहती हैं। जहां तक कोऑपरेटिव की बात है ना, मैं एक बात कहूँ, सॉरी टू से, लेकिन कभी भी यहाँ जम्मू कश्मीर में ना गवर्नमेंट्स ने कोऑपरेटिव सेक्टर को बड़ा सीरियसली नहीं लिया। कोऑपरेटिव सेक्टर हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है,
और कहीं ना कहीं सरकार ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि कोऑपरेटिव अभी बहुत अच्छे हैं, हमारे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, मैडम कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पे इलेक्शन नहीं होती थी, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि सब जगह इलेक्शन हो, डेमोक्रेटिक बोर्ड्स हो, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हो। एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी देखिए, जब हमारा टेन्योर खत्म हुआ तो नॉर्मली होना क्या चाहिए, टेन्योर खत्म होने से पहले अगला बोर्ड इलेक्ट हो जाना बिल्कुल चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें टाइम लग जाता है, फिर गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने पड़ते हैं, कुछ महीनों तक चलाया उन्होंने, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन। पर फिर भी मैं कहूँगा बोर्ड के टेन्योर खत्म होने से पहले तो नहीं, लेकिन 3-4 महीने के अंदर ही इलेक्शन करवा दी और एक स्मूथ प्रोसेस आपने रहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी आई, अब तो यूटी स्टेट गवर्नमेंट है, वो कभी भी उसने कोऑपरेटिव पे ध्यान नहीं दिया। हालांकि देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव में शायद गवर्नमेंट के लिए भी बड़े ऑप्शन है, उनके बेटरमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेशन के ऑप्शन बहुत हैं, बट क्यों ध्यान नहीं दिया गया? उनको समझ नहीं है या इंटेंशनली ऐसा किया गया? गवर्नमेंट ने सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर को सपोर्ट करना है। कोऑपरेटिव तो खुद काम करेंगे वो तो। लोग खुद से कोऑपरेट करते हैं, खुद से अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं और वेंचर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट का काम है एक फैसिलिटेटर का, हैंड होल्डिंग का। जहां कहीं प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट वहां आके हेल्प करती है। तो बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे आप गुजरात देखिए, महाराष्ट्र देखिए, कर्नाटका देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, केरला देखिए, यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। और इवन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ना, वहां देखिए किसी भी नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक से बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट है ये कोऑपरेटिव सेक्टर को सीरियसली लेगी। और यहाँ भी अच्छा, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा रहता है। हाँ, रेवेन्यू जनरेशन के ऑप्शन। जितनी इन्वॉल्वमेंट लोगों की कोऑपरेटिव सेक्टर में होती है, इतनी और कहीं नहीं। यू कैन टच द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल। तो गवर्नमेंट को इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक और बहुत पॉइंट है मेरा इंपॉर्टेंट, जो नॉर्मली बड़े सारे सेक्टर, क्योंकि पॉलिटिशियन तो ये कहते ही हैं जी 2019 में स्टेट से यूटी बन गई तो स्टेट हुड के बिना कुछ काम नहीं हो रहा, और जो एक पर्टिकुलर पार्टी के हैं वो कहते हैं नहीं जी काम हो रहा है। तो आप जो एज ए कोऑपरेटिव सेक्टर से भी आते हैं, एजुकेशन सेक्टर से भी आते हैं, आपको लगता है स्टेट से यूटी बनने से कुछ कामकाज पे असर पड़ा है, कुछ चीजों पे असर पड़ा? जब हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव में तो ऐसा हुआ कि जो स्टेट एक्ट्स थे ना, स्टेट के लॉज थे, उनको रिटेन किया गया है। जैसा सिस्टम पहले था ऑलमोस्ट वैसा ही अब भी है। हालांकि उस लॉ में भी बहुत सारी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। जैसे हमारे यहाँ 2 एक्ट्स हैं, एक ही एक्ट होना चाहिए। और बाकी स्टेट्स में अगर हम देखें तो जो इलेक्टेड बोर्ड होता है, ये 2 एक्ट बाद में बने या पहले थे? पहले के बने हैं। अच्छा, 89 का एक्ट है, 99 का एक्ट है, उससे भी बहुत कंफ्यूजन होती है ना। एक ही लॉ होना चाहिए। और साथ में जैसे बाकी स्टेट्स में अगर आप देखें ना, तो जो इलेक्टेड बोर्ड रहता है उसका टेन्योर 5 साल रहता है, हमारे यहाँ 3 साल रहता है, आज भी 3 साल है। तो ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी एट पार विद। हमने कई बार लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, स्टेट यहाँ भी हमने मिनिस्टर को, जब एलजी प्रशासन था तो वहां भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी है और कहा है कि क्योंकि 3 साल बहुत कम रहता है, बार बार इलेक्शन होने से इंस्टीट्यूशन सफर करता है, इंस्टीट्यूशन का खर्चा भी होता है, और कुछ महीनों तक कोड ऑफ कंडक्ट लगने से, ये सब होने से कुछ महीनों तक जो काम काज है ना वो रुक जाता है। तो इसलिए यहाँ भी 5 साल होना चाहिए। देखिए, हम दोबारा से सोच रहे हैं, सीएम साहब को मिलेंगे और उनसे बात करेंगे इस मुद्दे पे, ताकि यहाँ भी जो टेन्योर है वो 5 साल हो। 5 साल का हो। परवीन जी, थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं कि तकरीबन यहाँ भी 3-4 इलेक्शन लड़ी। एक बार आप पहले बोर्ड में आए, फिर 3 बार चेयरमैन बने। इंटेलेक्चुअल आदमी हैं आप, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल क्लास के साथ मिलते जुलते हैं, अपना एक एजुकेशन का अच्छा सेटअप भी है। बहुत बार यही बात होती है कि पढ़े लिखे लोग सियासत में आगे कम आते हैं, क्या कारण है? आपने सोचा है पॉलिटिक्स में आना, एक्टिव पॉलिटिक्स में? नहीं, ऐसा एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का तो नहीं कभी सोचा, लेकिन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं मैं बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ और मेरा इंटरेस्ट रहता है। अच्छा। लेकिन ऐसे एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी आने का सोचा नहीं। क्यों नहीं? मतलब मुझे लगता है विचार करना चाहिए। अभी तक नहीं आया, कल को हो भी सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मगर ये एक चीज मानी जाती है, आपको लगता है? जैसे आपके पास तो मतलब काफी सारे बच्चे भी वो आते हैं ट्रेनिंग्स करने, फिर सिविल सर्विसेज में गए भी हैं, बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स आज अच्छे ओहदों पर हैं। क्या कारण है कि पॉलिटिक्स की तरफ पढ़ा लिखा जो लोग हैं वो कम जा रहे हैं अभी भी? मैं थोड़ा यहाँ डिफर करूंगा। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। आज की डेट में अगर आप अपने फील्ड में अच्छे नहीं है तो कहीं भी सर्वाइव करना मुश्किल है। बिल्कुल।
अगर सेंटर में देखें तो मैं कहूँगा बहुत अच्छे अच्छे लोगों को गवर्नमेंट में लिया गया है, एक्सपर्ट्स को लिया गया है, अपने सब्जेक्ट में जो बहुत नॉलेज रखते हैं, और ऐसा ही स्टेट्स में भी हो रहा है। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में और अच्छे लोग आपको पॉलिटिक्स में देखने को मिलेंगे। स्टेटहुड पर क्या सोचते हैं आप पर्सनली? स्टेटहुड आनी चाहिए वापस, जल्दी आनी चाहिए? देखिए, टाइम का तो मैं नहीं कह सकता, अल्टीमेटली तो स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए। जेएंडके एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टेट। लेकिन कब और कितनी देर तक हो सकता है ये सब कुछ, ये तो काल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट विल टेक इनटू कंसिडरेशन वेरियस फैक्टर्स। जब इसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी भी बनाया गया तब भी कुछ रीजंस रहे थे, और मुझे लगता है गवर्नमेंट मस्ट बी कंटेम्पलेटिंग ऑल दोज इश्यूज, ऑल दोज जो रीजंस हैं। 370 जाने के बाद कितना बदलाव आपको लगा कि आया जम्मू में, खासतौर पे अगर बात करें? देखिए, बदलाव तो आता ही है, चेंज इज लॉ ऑफ द नेचर। अगर हम ये कहें कि कुछ नहीं हुआ तो ये पॉलिटिकल बातें हैं कि आप किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं वैसे एक बात बताऊं, पूरे कंट्री में ना एक ऐसा इस तरह का नैरेटिव बन चुका है, प्रो दिस एंड एंटी दिस। गवर्नमेंट कुछ अच्छा भी कर रही है तो सिंस आप अगेंस्ट हैं तो आपने उसकी बुराई करनी है, और अगर अच्छा नहीं कर रही है तो देन दिस इज योर ड्यूटी कि आप उसको हाईलाइट करें, आप उसको लोगों के सामने रखें कि आपकी सरकार ये कर रही है। बट जब गवर्नमेंट कुछ अच्छा करती है तो वी शुड स्टैंड बाय द गवर्नमेंट एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट आल्सो। तो जब हम जम्मू कश्मीर को भी देखते हैं, बहुत बदलाव आया है, बहुत चेंजेस आए हैं हर सेक्टर में। अगर आप देखें ना, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और आगे जाएगा। जैसे आपने बात करी ना कि आजकल एक सिस्टम बन गया है कि राइट और लेफ्ट, या आप उस तरफ हैं या आप इस तरफ हैं। वो एक जो बीच वाली चीज पे लोग नहीं खड़े रहते हैं कि यार अगर हमें बेटर लगता है तो हम तारीफ करें, नहीं सही लगता तो उसको क्रिटिसाइज भी करें। तो उस हिसाब से आपको लगता है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एक सिटीजन फोरम कोई हो जो एटलीस्ट जेन्युइन बात करे और जो एक सोसाइटी को एक सही गाइडेंस दे? नहीं, ऐसे फोरम्स होने चाहिए, उनकी जरूरत है। एक गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर रहता है, मैं कहता हूँ इवन ओपोजिशन पार्टीज जो होती हैं उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, वो भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो लोगों के अगेंस्ट हो। तो ऐसे प्रेशर ग्रुप्स का होना, ऐसे ग्रुप्स का होना, ऐसे फोरम्स का होना बहुत जरूरी है, जहाँ जितने भी इश्यूज हैं कन्फ्रंटिंग द नेशन, उनको डिस्कस किया जा सके और जो सही है उसको लोगों तक रखा जा सके। तो ये मैं मानता हूँ कि ऐसे ग्रुप्स का होना जरूरी है। तो उसको लेकर आपको लगता है लोग काम करते हैं कभी इस तरफ, या फिर आजकल बिल्कुल ऐसा हो गया, एक नैरेटिव सेट हो गया कि आपको किसी ना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ जाना ही है? नहीं, वो तो देखिए, आप एक बात तो मैं कहूँगा, कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन तो कहीं ना कहीं होती है, वेदर इट इज राइट और इट इज लेफ्ट। लेकिन वो कहते हैं ना, वी नीड टू बी रैशनल, वी नीड टू बी लॉजिकल आल्सो। हमें देखना चाहिए लार्जर इंटरेस्ट क्या है, नेशन का इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। मैं ये मानता हूँ आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट। उनको पता है जो स्टैंड लिया है, जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, बट देन आल्सो दे फॉलो दैट रीजन भी। उनको लगता है हमारे पार्टी प्रोस्पेक्ट्स जो है ना इस स्टैंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सब पार्टीज को ये देखना चाहिए कि नेशन के इंटरेस्ट में क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, और उसको लेके आगे चलना चाहिए। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के करीब मानते हैं अपने आप को? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसकी कोई ना कोई प्रेफरेंस ना हो। मेरी भी होगी, हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मैंने ऐसे ऑफिशियली कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, पर वोट तो हर बार डालता हूं जी। तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता हूं, तो वो होना भी चाहिए। एक इंडिया में एक नैरेटिव बन रहा है कि रीजनल पार्टीज जो हैं, उसको एक टाइम आया था जब ये कहा जाता था कि रीजनल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, रीजनल स्ट्रैटेजी। हाँ, एक टाइम आया अभी कि रीजनल पार्टीज कम हो रही हैं, उनकी पावर्स कम हो रही हैं। आप किस चीज को बेटर देखते हैं कि रीजनल, हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर में अभी भी रीजनल पार्टीज, कश्मीर में देखा जाए तो पीडीपी हो या एनसी हो, पीपल कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी, कुछ ना कुछ रीजनल सेटअप रहता है, मगर जम्मू में वो कम हो रहा है। देखिए, रीजनल पार्टीज का अपना एक रोल रहता है, एक फेडरल सिस्टम है, और फेडरेशन में स्टेट्स में आपने देखा, बहुत सारी स्टेट्स में आप तमिलनाडु चले जाइए तो आपको डीएमके, बिल्कुल, उसके बिना गवर्नमेंट ही नहीं बनती है। आपको
वेस्ट बंगाल में चले जाइए तो आपको टीएमसी देखने को मिलती है, बिहार में आरजेडी है, जेडीयू है, यहाँ समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, बहुत सारी पार्टीज हैं। बट ऑफ लेट हमने ये देखा है कि एक बहुत बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी उभर के आई है और बहुत सारी स्टेट्स में बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है। तो ये एक मुझे लगता है एक प्रोसेस हो सकता है। कल को यहाँ भी आपको रीजनल पार्टीज भी देखने को मिल सकती हैं, और यहाँ रीजनल पार्टीज है वहाँ नेशनल पार्टीज देखने को मिल सकती हैं। कांग्रेस ने लूज किया है ओवर द ईयर्स ना, तो उसके कारण भी वो जो कांग्रेस ने लूज किया है उसका फायदा बीजेपी को हुआ है। बीइंग ए डोगरा, आपको क्या लगता है जम्मू में एक रीजनल वॉइस की जरूरत है, या आपको लगता है जैसे जम्मू में तकरीबन अब जो फाइट होती है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही रह गई है ज्यादा? देखिए ऐसा होता है, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। नेशनल पार्टी का होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है नेशनल पार्टी जो होती है आपके एस्पिरेशंस को, रीजनल इश्यूज होते हैं उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। उनको लगता है कि रेस्ट ऑफ इंडिया में शायद उनके लिए ये सब स्टैंड लेना मुश्किल होता है, तो रीजनल पार्टी फ्री होती है इन सब कंस्ट्रेंट से, इन सब प्रेशर से। तो मतलब एक तरफ हम फायदा भी कह सकते हैं, पब्लिक के लिए क्या बेटर भी होता है। उस हिसाब से पब्लिक के लिए मुझे लगता है रीजनल वॉइस होना जरूरी है। इट डिपेंड्स। अच्छा, एक मुझे एक अलग सवाल है, हालांकि अभी रिसेंटली असेंबली में एक क्वेश्चन आया था कि जम्मू कश्मीर में कितने डोमिसाइल जो है बने, उसमें एक आया कि 80,000 के करीब डोमिसाइल आउटसाइडर्स के बने। बहुत सारे जम्मू के इंटेलेक्चुअल क्लास, बहुत सारी बिजनेस क्लास ये मानती है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटना तो अच्छा था, मगर उसके बाद जम्मू में खास तौर पे बाहर के बिजनेसमैन का दबदबा होना, बाहर के लोगों का आकर यहाँ बसना, जमीनें खरीदना, कहीं ना कहीं लोग इनसिक्योर फील करते हैं। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? अगेन जब मैं लोकल लेवल पे सोचता हूँ तो हम लोग सोचते हैं कि वो जो पहले वाला सिस्टम था शायद अच्छा था, पर ऐसा मैं नहीं मानता पर्सनली। मैं रेस्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी जॉब कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट रेस्ट ऑफ इंडिया से लोग आके यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जैसे डोमिसाइल में रखा है इतने साल तक, वो जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो कम भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी हो सकती है कि कुछ प्रेफरेंस दी जा सकती है जो यहाँ के लोकल्स है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री आल्सो, बाहर के लोग आते हैं इंडस्ट्री। देखो आज की डेट में हम बाहर की क्या बात कर रहे हैं, हम तो कंट्री के बाहर पूरे वर्ल्ड में जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए इंडिया में इन्वेस्ट करिए, है ना। तो अगर कोई रेस्ट ऑफ इंडिया से J&K में आता है तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं जी बाहर वालों ने टेक ओवर कर लिया। वो यहाँ आएगा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी। जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसा प्रोविजन रख सकती है कि आपने लोकल लोगों को ऑब्जर्व करना है, इतने % पीपल जो होंगे, जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो लोकल्स को दी जाएगी। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस रखी जा सकती है। बट सर्टनली वी वांट इन्वेस्टमेंट टू कम, रेस्ट ऑफ इंडिया से लोग आए, यहाँ आके इन्वेस्ट करें, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। यहाँ टूरिज्म सेक्टर में इतना स्कोप है, आज तक हम कुछ नहीं कर पाए हैं, है ना। अगर हम देखें आज भी हमारे टूरिज्म की क्या हालत है, आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो जम्मू में है वहां जाइए, देखिए क्या है, मतलब कौन आना चाहेगा। तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और इसको हमें नेगेट नहीं करना चाहिए। यस, आपने जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो कुछ प्रेफरेंस दे सकती है। एज ए सीसीबी चेयरमैन आपको क्या लगता है कि आपके बैंक की बढ़ोतरी में बाहर के इन्वेस्टर्स का रोल रह सकता है या बाहर का बिजनेसमैन का? ऐसे नॉर्मली तो देखिए जो बाहर से लोग आते हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी बड़े बैंक के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं। जो छोटा बिजनेसमैन होगा वो कोऑपरेटिव बैंक में आ सकता है, लेकिन जो बड़े हाउसेस रहते हैं वो एक हमारे जैसे बैंक का ना, सिटीजन कोऑपरेटिव जैसे बैंक का एक ये इशू रहता है टेक्नोलॉजी फ्रंट पे, है ना। छोटा बैंक होने के कारण वो सब चीजें हम नहीं प्रोवाइड कर सकते जो एक बड़ा बैंक कर पा रहा है। इस 3 साल के टेन्योर में क्या आपने अपना मैनिफेस्टो रखा है, कहां तक बैंक को लेके जाना है, क्या क्या कुछ ऐसे काम हैं जो करने हैं जिसमें जम्मू को बेनिफिट हो? सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज है वो सैफ का ही है, और उसके लिए हमें जो फाइनेंशियल्स हैं बैंक के उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी फ्रंट पे भी हम कोशिश करेंगे। ऐसे भी द बैंक इज फुली कंप्यूटराइज्ड, और जितने भी ये सर्विसेज हैं, ATM है, RTGS है, NEFT है, ई-कॉमर्स है, ये सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेप्ट नेट बैंकिंग। और हम चाहेंगे कि नेट बैंकिंग में भी हम लोग ये सर्विसेज भी अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर पाएं।
कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि इस टेन्योर में हम ये सब कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपका टेन्योर बहुत बढ़िया रहे, बैंक को भी आगे लेके जाए, खुद खूब आप भी आगे आए, और जैसे हमने पहले कहा आपको कि पढ़े लिखे लोगों का सियासत में आना जरूरी है, तो शायद किसी नए रोल में हम आपको देखें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। तो परवीन जी हमेशा काफी सारे सवालों पर डिफेंस करते हुए नजर आए, मगर फिर भी सीधा खेले, काफी सारे जवाब बहुत बेहतर दिए। और बैंक जो सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक, जिसे लोकल बैंक कहा जाता है जम्मू का, उम्मीद करते हैं ये भी आगे बढ़े और लोग इसके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ताकि वो वोकल फॉर लोकल का जो एक नारा है वो ऐसे ही पूरा होगा जब हम अपनी लोकलाइज चीजों के साथ जुड़ेंगे और उनको आगे लेके जाएंगे। बहुत धन्यवाद।